Hello students, I hope you all will be happy and safe. Welcome you all in this series of political science lectures. आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, यानी राज्य के कौन कौन से तत्व हैं। इस लेक्चर में आप जानेंगे सबसे पहले स्टेट की परिभाषा, यानी कि राज्य क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि राज्य के बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या स्टेट और सोसाइटी एक ही हैं, क्या नेशन और स्टेट सेम होते हैं, क्या गवर्नमेंट और स्टेट में कोई अंतर है या समानता है। तो स्टेट की अगर मैं बात करूं, स्टेट शब्द जो है वो लैटिन शब्द स्टेयर से निकला है, जिसका अर्थ है टू स्टैंड। पहले इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति के सामाजिक स्तर के लिए होता था, यानी एक व्यक्ति का उच्च सामाजिक स्तर। लेकिन अगर आज के सेंस में जो स्टेट है उसकी मैं बात करूं तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। आज अगर हम स्टेट की बात करें तो इसे परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि स्टेट एक ऐसी पॉलिटिकल कम्युनिटी या ऐसा राजनीतिक समुदाय है जो किसी निश्चित भूभाग पर रहता हो, जिसकी अपनी सरकार हो और जो अपने लोगों को गवर्न करने के लिए कानून बनाता हो, जिस पर किसी अन्य शक्ति का प्रभाव ना हो या अन्य शक्ति को मानने की बाध्यता ना हो। तो इस प्रकार से इस डेफिनेशन के थ्रू हम देखेंगे कि इसमें बेसिकली 4 तत्वों को अंडरलाइन किया गया है। सबसे पहले राजनीतिक समुदाय यानी पॉपुलेशन, दूसरा उसका निश्चित क्षेत्र पर रहना यानी फिक्स्ड टेरिटरी, तीसरा है सरकार और चौथा है सोवरेनिटी या जिसे आप संप्रभुता कहते हैं। तो आइए एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहला पॉपुलेशन। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि क्या आप वृक्षों के बिना जंगल की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप पानी के बिना समंदर की कल्पना कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं। इसी प्रकार से आप जनसंख्या के बिना राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जनसंख्या कितनी हो। जिस प्रकार से 2-4 पेड़ों के झुंड को आप जंगल नहीं बुला देते, या 2-4 गिलास पानी को या 2-4 बाल्टी पानी को इकट्ठा होने को आप समुद्र नहीं बुला देते, उसी प्रकार से 2-4 लोगों या 2-4 परिवारों या 2-4 गांवों के इकट्ठा होने को आप स्टेट नहीं कह सकते। लेकिन स्टेट की जनसंख्या कितनी हो, इसके बारे में अलग अलग राजनीतिक विचारकों के अलग अलग मत हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि प्लेटो की, तो प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या, आदर्श राज्य की जनसंख्या निर्धारित करते हुए कहा कि ये 5040 होनी चाहिए। वहीं रूसो ने कहा कि ये 10,000 तक होनी चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो ये सब पॉसिबल नहीं है कि आप किसी राज्य की जनसंख्या को निर्धारित कर दें, लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इन विचारकों ने राज्य की जनसंख्या जो है उसको सीमित रखने की कोशिश की। लेकिन आज अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि आज इंडिया और चाइना जैसे, जिनकी पॉपुलेशन 125 से 150 करोड़ के बीच में है, इतने बड़ी जनसंख्या वाले देशों से लेकर सैन मेरिनो जैसे देश जिसकी जनसंख्या मात्र 23,000 के करीब है, ऐसे देश अस्तित्व में हैं। यानी हम कहना चाहें कि एक आदर्श जनसंख्या क्या हो, तो ये उस देश के भूभाग या संसाधनों के, उस राज्य के संसाधनों के अनुपात में होनी चाहिए। यानी इतनी कम भी ना हो कि वो राज्य अपने संसाधनों का फायदा ना उठा पाए, और इतनी ज़्यादा भी ना हो कि वो उसके संसाधनों से बाहर की बात हो जाए और वो उन्हें 2 समय का भोजन भी ना खिला पाए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो पॉपुलेशन है वो राज्य का पहला एलिमेंट है। इसका दूसरा एलिमेंट है एक निश्चित भूभाग या टेरिटरी। यानी जो खानाबदोश लोग हैं, वो उनके पास नेता, रीति रिवाज, उनके अपनी मान्यताएं सब कुछ होने के बावजूद भी वो राज्य का निर्माण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो एक निश्चित स्थान पर बसे हुए नहीं होते। अगर मैं आज के एज का उदाहरण दूं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1948 से पहले जो ज्यूज़ हैं, जिन्हें आप यहूदी कहते हैं, वो पूरे यूरोप में फैले हुए थे। लेकिन जैसे ही ये जाकर एक निश्चित भूभाग पर बसे, उन्होंने इज़राइल देश का निर्माण कर लिया।
अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये जो भूभाग है, टेरिटरी की मैंने बात की, क्या इसमें केवल लैंड का टुकड़ा शामिल है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें केवल भूमि का भाग ही नहीं, इसमें नदियां, झील, पर्वत, उस देश का वायुमंडल, वहाँ का समुद्री तट, सब कुछ शामिल होता है। लेकिन फिर अगेन पॉपुलेशन की तरह आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो भूभाग है वो कितना बड़ा होना चाहिए। यहाँ अगर हम देखें तो प्लेटो और अरस्तु हैं, उन्होंने छोटे छोटे राज्यों का समर्थन किया, यानी उन्होंने कहा कि जो राज्य का भूभाग है वो काफ़ी बड़ा नहीं होना चाहिए। बेसिकली हम मान सकते हैं कि उस समय यातायात या संचार के साधन उतने ज़्यादा विकसित नहीं थे जैसे आज हैं, तो इसलिए शायद उनका परसेप्शन ऐसा रहा होगा। हालांकि ये माना जाता है कि जो राज्य है उसकी भूमि एक साथ होनी चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग जगह पर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो उसके उस स्टेट से अलग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके तीसरे फैक्टर की, यानी कि सरकार या गवर्नमेंट की। तो जो गवर्नमेंट है वो स्टेट का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि स्टेट इसी के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करता है, इसी के थ्रू वो अपनी पॉलिसीज को लागू करता है, अपनी जनता को गवर्न करता है, अपनी टेरिटरी की रक्षा करता है। हालांकि सरकार का कौन सा रूप हो इसके लिए कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। फॉर एग्जांपल कहीं पे तानाशाही गवर्नमेंट हो सकती है, कहीं पे राजतंत्रशाही गवर्नमेंट हो सकती है, तो कहीं पे लोकतांत्रिक गवर्नमेंट हो सकती है, कहीं पे साम्यवादी गवर्नमेंट हो सकती है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट हो सकती है, जो स्टेट के बिहाफ पे अथॉरिटी को यूज करती है। किसी भी स्टेट का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है संप्रभुता या सोवरेनिटी, यानी स्टेट के पास जब तक उसकी अपनी जनसंख्या है, वो जनसंख्या एक निश्चित भूभाग पर बसी हुई भी है, उसके पास अपनी सरकार भी है, लेकिन अगर उसके पास सोवरेनिटी नहीं है, संप्रभुता नहीं है, तो वो स्टेट नहीं है। यानी संप्रभुता भी इसका एक सबसे एसेंशियल पार्ट है। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि 15 अगस्त 1947 से पहले क्या भारत राज्य था, तो आपका जवाब क्या होगा? उस समय भारत राज्य नहीं था, उस समय भारत अधिराज्य था, डोमिनियन स्टेट था। यानी उस समय तक भारत को ब्रिटिश कानूनों का पालन करना पड़ता था, उसकी अपनी इच्छा से वो कोई नीति नहीं बना सकता था या दूसरे देशों के साथ संबंध नहीं रख सकता था, यानी उसके पास संप्रभुता का अभाव था। इसलिए हम कहते हैं कि 1947 से पहले भारत एक स्टेट नहीं था, लेकिन 15 अगस्त 1947 से भारत एक राज्य बन चुका है। जो राज्य हैं और दूसरे समुदाय, एक बार इसमें अंतर देख लेते हैं। हालांकि राज्य और दूसरे समुदाय में अंतर के बेसिकली दो सिद्धांत हैं, एक है मोनिस्टिक थ्योरी या एकलवादी सिद्धांत और दूसरा है प्लूरलिस्टिक थ्योरी या बहुलवादी सिद्धांत। इसमें जो मोनिस्टिक थ्योरी है या एकलवादी सिद्धांत है, इसमें माना जाता है कि जो सोवरेनिटी है उस पर केवल राज्य का अधिकार है और बाकी जितने भी दूसरे समुदाय हैं वो राज्य के अधीनस्थ हैं, वो राज्य के कहे अनुसार चलते हैं। जबकि जो बहुलवादी सिद्धांत है उसके समर्थक मानते हैं कि जो सोवरेनिटी है वो बंटी हुई है, यानी राज्य में जो दूसरे सामाजिक संगठन हैं, क्योंकि वो भी व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं और राज्य भी व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, तो इनकी आपस में संप्रभुता बटी हुई है। लेकिन अगर इन दोनों को हम देखें तो दोनों ही अतिशयोक्तिपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि एक स्टेट या दूसरे एसोसिएशन, स्पेशली जो समाज है, नेशन है या गवर्नमेंट, इनमें क्या अंतर होता है, क्या ये सभी समान है? तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले राज्य और सोसाइटी में या समाज में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर तो इनके एम में है, इनके उद्देश्य में है। जो सोसाइटी है उसका उद्देश्य व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जबकि जो स्टेट है उसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य मेनली
उसका उद्देश्य होता है व्यक्ति, मतलब ये सिर्फ एक पार्ट होता है सोसाइटी का। जो स्टेट है वो केवल उसके राजनीतिक पहलुओं से डील करता है और सोसाइटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को वो अनगवर्नड छोड़ देता है, यानी उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता। जो राज्य है उसकी सदस्यता व्यक्ति के लिए अनिवार्य होती है, लेकिन समुदाय की ऐच्छिक होती है। एक व्यक्ति जो है वो एक समय में केवल एक ही राज्य का सदस्य हो सकता है, परंतु वो कई समुदायों का सदस्य बना रह सकता है। राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग जरूरी होता है, लेकिन समुदाय के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। जो राज्य है वो संप्रभुता संपन्न होता है और समुदाय के पास संप्रभुता नहीं होती है। जो ओरिजिन है, अगर मैं बात करूं तो स्टेट का ओरिजिन सोसाइटी के बाद में हुआ, सोसाइटी की ज़रूरतों के कारण हुआ। जो राज्य है वो दूसरे समुदायों से श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो समाज है उसके उद्देश्य राज्यों से विस्तृत हैं। राज्य के लिए भूभाग की आवश्यकता होती है, समाज के लिए नहीं। राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, समाज की नहीं। राज्य के पास संप्रभुता समाज के पास नहीं है। राज्य के पास संगठन है की अनिवार्यता है, समाज के लिए नहीं है। और राज्य हमारे बाहरी कार्यों पर नियंत्रण रखता है, पर समाज हमारी आंतरिक भावनाओं को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार से हमने देखा कि राज्य जो है वो समाज का ही एक भाग है। अब आइए देखते हैं कि राज्य और नेशन यानी राष्ट्र में क्या अंतर है। सबसे पहले तो राज्य जो है वो एक राजनीतिक संगठन है, लेकिन नेशन है वो सेंटिमेंटल है यानी भावनात्मक है। दूसरा, जो नेशन है वो राज्य की एक निश्चित सीमा होती है, लेकिन नेशन की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि जो सिख हैं, मुसलमान हैं या हिंदू हैं, वो दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं। जो यहूदी हैं वो दुनिया के यूरोप के बहुत सारे देशों में बसे हुए हैं। ऐसे में जो ये नेशन यानी कि एक स्पेसिफिक चीज़ को लेकर आपस में एक प्रकार की भावनात्मक एकता महसूस करने वाली जो भावना है, इसके लिए निश्चित सीमा का होना ज़रूरी नहीं है। राज्य के जो 4 तत्व हैं जो हमने आपको ऊपर पढ़ाए वो ज़रूरी हैं, लेकिन नेशन के लिए इन 4 तत्वों का होना ज़रूरी नहीं है। जो प्रभुसत्ता है वो राज्य का अनिवार्य तत्व है, लेकिन राष्ट्र का नहीं। राज्य के पास कोerसिव पावर होती है यानी दंडनीय शक्ति होती है, लेकिन राष्ट्र के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। एक राज्य में कई प्रकार की नेशनैलिटीज हो सकती हैं और इसके अलावा इनमें आकार के आधार पर भी अंतर हो सकता है। एक राज्य में बहुत सारे राष्ट्र हो सकते हैं या एक राष्ट्र बहुत सारे राज्यों में फैला हुआ हो सकता है। इसके अलावा राज्य और सरकार में अगर हम अंतर देखें तो हम देखेंगे कि जो सरकार है वो राज्य का एक पार्ट मात्र है, एक अंग मात्र है। जो निश्चित क्षेत्र जो है राज्य के लिए अनिवार्य है, लेकिन सरकार के लिए नहीं है। जो सरकारें हैं ये हो सकता है कि राज्य से पहले रही हों, लेकिन राज्य के बाद ये इसका एक अनिवार्य हिस्सा होती है। गवर्नमेंट जो है उसका स्कोप लिमिटेड होता है, क्योंकि ये स्टेट के कुछ अफेयर्स को ही देखती है। जो गवर्नमेंट है उसकी मेंबरशिप लिमिटेड होती है, यानी वो मंत्री या वो व्यक्ति जो इसमें भागीदारी करते हैं, जो कानून बनाते हैं या उनको लागू करते हैं या उनके उल्लंघन होने की स्थिति में कार्यवाही करते हैं, वही लोग इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा अगर मैं भूभाग की बात करूं तो सरकार के लिए निश्चित भूभाग का होना ज़रूरी नहीं है। जैसे आपने गवर्नमेंट इन एक्साइल के बारे में सुना होगा या जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कई बार जब हमारा देश स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था तो कई लोगों ने भारत के बाहर जाकर भारत सरकार की स्थापना की और उसने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। इसके अलावा जो सरकार है वो संप्रभु नहीं होती, वो केवल संप्रभुता के कुछ हिस्से का इस्तेमाल करती है। अब आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आइए देखते हैं कि क्या आप इसमें स्टेट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एक स्टेट है या इंडिया, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कॉमनवेल्थ नेशंस के बारे में आपकी क्या राय है?
इन सब के स्टेट होने या ना होने को जानने के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपको जो राज्य के 4 एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ाए गए हैं उन पर एक एक करके परखें। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएनओ की बात करूं तो देखिए कि क्या यूएनओ की अपनी कोई पॉपुलेशन है? नहीं, इसके सदस्य देश जो हैं केवल उनकी पॉपुलेशन ही इसकी सदस्य है। दूसरा फैक्टर है निश्चित भूभाग। क्या यूएनओ का कोई निश्चित भूभाग है जिस पर उसकी संप्रभुता चलती हो? ये फैक्टर भी आपको नहीं मिलेगा। तीसरा है यूएनओ की गवर्नमेंट। यूएनओ की अपनी कोई गवर्नमेंट भी नहीं है, यूएनओ के पास सॉवरेनिटी भी नहीं है, ये केवल सोवरेन राष्ट्रों का एक संघ मात्र है। अब बात करते हैं इंडिया की। क्या इंडिया के पास अपनी पॉपुलेशन है? जी हाँ, जब भी हमारे प्रधानमंत्री या कोई भी भारतीय बात करता है कि हम 125 करोड़ भारतीय, तो वो 125 करोड़ भारतीय क्या है? इंडिया की जनसंख्या। क्या इंडिया के पास अपना भूभाग है? जी हाँ, ग्लोबल मैप पे आप इंडिया की टेरिटरी को आसानी से मार्क कर सकते हैं या इंडिया के मैप को दिखा सकते हैं। तीसरा इसका तत्व है सरकार। इंडिया की अपनी कोई सरकार है? जी हाँ, फिलहाल आप देखिए इंडिया में सेंटर में मोदी सरकार है और स्टेट में अपनी अलग अलग सरकारें हैं। चौथा है संप्रभुता। क्या इंडिया के पास संप्रभुता है? यानी क्या इंडिया अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है? जी हाँ, इंडिया अपनी विदेश नीति खुद निर्धारित करता है और इंडिया की टेरिटरी के अंदर किस प्रकार के कानून बनेंगे ये भी उसकी खुद की मर्जी के ऊपर है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इंडिया एक स्टेट है। इसी प्रकार से आप इसको आगे आने वाले हरियाणा, जम्मू कश्मीर इत्यादि पर भी लागू करें और आप पाएंगे कि ये क्यों स्टेट है या नहीं है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कॉमनवेल्थ नेशंस को यहाँ मैंने स्पेशली दिया है क्योंकि इनको हम पॉलिटिकल लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में स्टेट कहते हैं, लेकिन क्योंकि आज भी यहाँ जो है ब्रिटेन की महारानी को हेड माना जाता है या अपना मुखिया मानते हैं, तो ऐसे में जबकि किसी दूसरे देश के या राजा या रानी को ही अपने अध्यक्ष मानते हैं, ऐसे में क्या इन्हें स्टेट कहा जाना चाहिए? मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप उन्हें 4 फैक्टर्स पर इन पैरामीटर्स पर देखेंगे और आप पाएंगे कि ये स्टेट है, यह स्टेट नहीं है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर स्टेट के बारे में। स्टेट के फैक्टर्स को आपने जाना। आइए अभी याद आया, अभी आपने कैरिबियन के बारे में सुना होगा। कैरिबियन कंट्री बारबाडोस, जो बारबाडोस है उसने ब्रिटिश क्राउन का वहाँ पे जो शासन है उसको छोड़ने का मन बना लिया है। तो ये अपने 55th एनिवर्सरी पर ऐसा करेगा। तो दोस्तों, इसको भी एक बार आप थोड़ा सा देख लेना, ये न्यूज़ में है और आपको इससे ये भी पता चलेगा कि इससे पहले कौन कौन से कॉमनवेल्थ नेशंस हैं जो ब्रिटेन की महारानी को इन्होंने जो अध्यक्ष का दर्जा दिया है उसको ख़त्म कर चुके हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।